बारिश बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली कड़क रही है और बादल गरज रहे हैं। घर के अंदर अमन डर से कांपता हुआ बैठा है। चमेली खाली बर्तन समेट रही है। चमन एक कोने में बैठकर हवा में उंगलियों से कुछ हिसाब लगा रहा है। अरे बाप रे, ये कैसी बारिश है भाई। एक हफ्ते से कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वरुण देव, थोड़ा सा तो ठहर जाओ महाराज। मजदूरी पर भी जा नहीं पा रहा हूँ। जेब में एक पैसा नहीं है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। हाँ जी, मैं साहूकार के घर में काम पर जाती हूँ ना। उनका घर भी बारिश के पानी के कारण पूरा डूब गया है, इसलिए उन्होंने भी मुझे कुछ दिनों के लिए आने से मना कर दिया। घर में जो थोड़ा सा चावल बचा था वो भी खत्म हो गया है। आज क्या पकाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, मुझे एक बहुत लाजवाब उपाय सूझा है। इस बारिश को हम रोक सकते हैं। क्या है रे वो? भले ही तेरी अकल घुटनों में है, पर अगर कोई अच्छा उपाय है तो बता। करना कुछ नहीं है भैया। बारिश कहाँ से होती है? आसमान में मौजूदा बादलों से। हम एक बहुत बड़ी सीढ़ी लगाकर ऊपर जाएंगे, उन बादलों पर एक बड़ा सा प्लास्टिक टेप चिपका कर देंगे, फिर बारिश की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगी। कैसा लगा मेरा प्लान? अमन अपना सिर पकड़कर, अरे चमन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ रे। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख। यहाँ पहले से ही भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कराटे खेल रहे हैं, और तू इन अजीबो गरीब सवार से और प्लान से मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अरे सुनो जी, शांत रहिए। देखिए तो सही, बाहर कितनी भयानक बारिश हो रही है। भला सीढ़ी लगाने से क्या कोई बादलों तक पहुँच सकता है? और इस भूख के समय में आपको ऐसे मजाक क्यों सोच रहे हैं? अच्छा ठीक है भाभी, एक और उपाय है। भैया ने कहा है ना कि पेट में चूहे कराटे खेल रहे हैं, तो उन चूहों को बाहर निकाल कर अगर हम उन्हें थोड़ा सा खाना खिला दे तो वो शांत हो जाएंगे ना, फिर हमें भूख नहीं लगेगी। चमन, जब तक तुझे इस बारिश में बाहर नहीं फेंक दिया जाता तब तक तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं आएगी। तभी घर का दरवाजा बहुत तेज से खटखटाने की आवाज आती है। अमन जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर अमन का दोस्त चंदन, उसकी पत्नी, उसके बूढ़े माता पिता पूरी तरह भीगे हुए खड़े हैं। अरे चंदन, इस आधी रात को इतनी बारिश में अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ कैसे आए भाई? सब कुशल मंगल है ना? क्या बताओ भाई, हमारे गांव का तालाब टूट गया है। सारे घर पानी में डूब चुके हैं। कोई रास्ता नहीं सूझने पर अपनी जान हथेली पर रखकर हम तुम्हारे गांव आ गए। इस बारिश में हमें तुम्हारे घर के अलावा और कोई ठिकाना नजर नहीं आया भाई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अंदर आओ, अंदर आओ। चमेली, इन्हें पोंछने के लिए जल्दी से कुछ सूखे कपड़े दो। अरे चंदन भैया, आप सब तो पूरी तरह भीग चुके हैं, लेकिन आपके हाथ में जो थैली है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं भीगी। ऐसा क्यों? छोटे भाई, इस थैली को मैंने अपने कोट के अंदर छुपाया था, इसलिए ये नहीं भीगी। देखना चाहते हो इसमें क्या है? चंदन थैली से एक बड़ा सफेद बत्तख बाहर निकालता है। वो बत्तख काव काव करने लगता है। अरे सुनिए, ये सब तो हमें अपना समझकर हमारे भरोसे यहाँ पर आ गए, लेकिन घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। आए हुए मेहमानों को क्या खिलाएंगे? हम तो खुद ही भूख से मर रहे हैं। हाँ चमेली, मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त मुसीबत में आया है तो उससे कैसे कहूँ कि घर में खाना नहीं है। अमन, मैं जानता हूँ भाई, इस बारिश में तुम्हारे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। रास्ते में हमें यह मोटी ताजी बतख मिल गई। मैंने सोचा कि जो भी हो, इसको साथ में ले चलना अच्छा होगा। चमेली भाभी, इसे बढ़िया से मसाले में बनाकर डक स्पाइसी सूप और बतख का मांस पका दीजिए। हम सब मिलकर खाएंगे और अपनी भूख मिटाएंगे। अरे चंदन भैया, यह बत्तख तो बहुत मोटी है। क्या ये रोज जिम जाकर वर्कआउट करती है? इसकी मांसपेशियां तो बहुत मजबूत है। इसका सूप तो बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। अमन, तो अपना मुंह बंद रखेगा या नहीं? कुछ ही देर में पूरे घर में गर्मा गर्म डक स्पाइसी सूप और बतख के मांस की खुशबू महकने लगती है। सब लोग भरपेट के खाना खाते हैं। अगली सुबह बारिश कम हो जाती है। चंदन अपने परिवार के साथ अमन को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद अमन, चमेली और चमन घर में बैठकर बात कर रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। चमन दरवाजा खोलकर नीचे देखता है और हैरान हो जाता है। एक बड़ा सा बत्तख चलता हुआ घर के अंदर आता है। अमन और चमेली भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम बबलू है। बतख को बोलता देखकर अमन और उसके परिवार के होश उड़ जाते हैं। बाबा, बतख बोल रहा है? ओ मेरे भगवान, ये तो भूतिया बतख है। अरे आप लोग घबराइए मत, मैं बोल सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बतख 2 दिन पहले इस बारिश में खो गई। वो सफेद रंग की थी, काफी मोटी ताजी और बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे ढूंढते हुए इस गांव तक आया हूँ। क्या वो आपके घर की तरफ आई थी? हाँ, सफेद रंग की, मोटी और बहुत स्वादिष्ट थी। हाँ, मेरा मतलब है बहुत खूबसूरत थी ना। अमन तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और चमेली के कान में फुसफुसाता है। चमेली, सुना तुमने? यह बतख बोल रहा है। इसका मतलब इसके पास जरूर जादुई शक्तियाँ है। हमें परसों जिस बतख का सूप बनाकर पिया था वो इसकी गर्लफ्रेंड थी। अगर इसे यह बात पता चल गई तो ये हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमारा सूप बना देगा। इसलिए हमें झूठ बोलकर यहाँ से बचना होगा। हाँ जी, ये तो कोई जादुई बतख लग रहा है। जरा संभल कर बात कीजिए। ए बबलू बतख जी, आपकी गर्लफ्रेंड हमारे घर में आई थी, ये तो सच है। अमन घबराते हुए, अरे चमन रुक, क्या बकवास कर रहा है तू?
हाँ बबलू, वो हमारे घर में आई थी। उसने हमसे बहुत देर तक बातें की। फिर उसने कहा कि वो बोर हो रही है और वो थिएटर में कोई नई फिल्म लगी है ना, वो फिल्म देखने चली गई। उसने कहा कि फिल्म खत्म होने के बाद आएगी, तुम थोड़ी देर तक यहीं इंतजार करो। यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड फिल्म देखने के लिए चले गई, वह भी मुझे छोड़ के अकेले। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी उस सिनेमा हॉल में ले चलिए, मैं खुद देखना चाहता हूँ। अमन अपने मन में, यह जो कोई भी हो हमें फंसाकर ही दम लेगा, अब तो सिनेमा हॉल जाना ही पड़ेगा। गांव के सिनेमा थिएटर में चमन और अमन के साथ बबलू बतख भी चलते हुए जाते समय लोग उनको देखकर ठहाके मारकर हंसने लगे। चमन गेटकीपर से, क्यों भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले एक मोटी सफेद बतख यहाँ आई थी और टिकट खरीद कर अंदर गई क्या? क्या भाई, ये कैसा अजीब सवाल है? बतख भी फिल्म देख सकती है क्या? तुम क्या कुछ पीकर आए हो क्या? चलो हटे यहाँ से। वो यहाँ नहीं है, आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अरे रे, मुझे याद आया बबलू, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करना बहुत पसंद है ना? वो फिल्म देखकर बोर हो गई होगी और बीच में उठकर वापस शॉपिंग मॉल चली गई होगी। चलो वहीं चलते हैं। शॉपिंग मॉल के पास पहुंचकर चमन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, सुनिए भाई साहब, आपने देखा कि यहाँ पे कोई बतख साड़ी खरीदने के लिए अंदर गई हो? बतख भी साड़ियाँ खरीदेगी? यहाँ से शराब से चले जाओ या तो पुलिस को बुलाता हूँ। बबलू गुस्से में, चमन तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, कहाँ है मेरी गर्लफ्रेंड? अरे तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो बबलू? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत मॉडर्न बतख लगती है, उसे शॉपिंग मॉल पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो शहर घूमने के लिए बस स्टैंड जाकर बैठ गई होगी या फिर रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रही होगी। चलो। वे बस स्टैंड, पार्क, बाजार सब ढूंढते हैं, लेकिन वह बतख कहीं भी नहीं मिलती। शाम हो जाती है, शाम का अंधेरा घिरने लगता है। बबलू निराश होकर, मैं पूरे शहर छान मारा लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं मिली। आप लोगों ने मुझे फालतू में यहाँ वहाँ भटकाया। खैर, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अमन का मन कचोटने लगता है। उसकी ईमानदारी उसे झूठ बोलने के लिए धिक्कारती है। बबलू रुको, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। चमेली घबराते हुए, अरे जी क्या बोल रहे हो आप? नहीं चमेली, आखिर कब तक हम झूठ का बोझा उठाते रहेंगे? हमारे घर आए मेहमान भूख से तड़प रहे थे और हमारे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब चंदन जो बतख लाया था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। हमने उसका डक स्पाइसी सूप और मांस बनाकर खा लिया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है बबलू, हमें माफ कर दो। तुम जो भी सजा दोगे हम उसे भुगतने के लिए तैयार है। अमन के इतना कहते ही अचानक बतख के रूप में खड़ा बबलू गायब हो जाता है और उसकी जगह एक सुंदर दिव्य गंधर्व प्रकट हो जाता है। अरे बाबा, बतख तो अचानक बाहुबली बन गया, ये क्या है? डरो मत, मैं एक गंधर्व हूँ। मैं और मेरी प्रेमिका एक ऋषि के श्राप से धरती पर बतख बन गए। हमारे श्राप की मुक्ति के लिए 2 अजीब शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि मेरी प्रेमिका किसी भी घर में जाए वो भूख से तड़प रहे मेहमानों का भोजन बने, तो वो श्राप मुक्त होकर अपने असली रूप में हमारे लोग वापस लौट जाएगी। तुम्हारे घर में आए चंदन के परिवार का भोजन बनकर वो पहले ही श्राप से मुक्त हो चुकी है और स्वर्ग में जा चुकी है, इसलिए वह मरी नहीं है बल्कि मुक्त हो गई। अब दूसरी शर्त ये थी कि उसे भोजन के रूप में खाने वाले मनुष्य के मुंह से बिना किसी लालच से उगलवाए जाए तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे भाई चमन ने मुझे कितना भी भटकाया, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी और दयालुता के कारण मुझे सच कह दिया। तुम्हारी इसी सच्चाई की वजह से आज मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए गंधर्व लोक की तरफ से एक छोटा सा उपहार रख लो। जैसे ही गंधर्व हवा में अपने हाथ लहराता है, वहाँ सोने और नवरत्न से भरी एक बहुत बड़ी थैली प्रकट हो जाती है। इसके बाद गंधर्व अंतर ध्यान हो जाता है। उस सोने से अमन के परिवार की गरीबी दूर हो जाती है। वे गांव में एक बड़ा सा घर बनाकर सुख चैन की जिंदगी जीने लगते हैं। सीख, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुसीबत के समय में भी बिना झूठ का सहारा लिए यदि हम ईमानदार रहे तो भगवान किसी न किसी रूप से हमारी मदद जरूर करते हैं। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।